नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत इतिहास वस्तुनिष्ठ पप्पू सिंह प्रजापति जी की ये पुस्तक है। आज हम लोग जो भी पिछले वीडियो में मैंने वीडियो बना दिया हूँ, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी प्रश्न को कवर कर लिया है, अब उसके बाद जो प्रश्न है उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चीनी यात्री फाइयान चीन के किस स्थान से भारत आया था? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चीनी यात्री फाइयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और वह चीन के वो यंग नामक स्थान है, यानी कि वू यंग नामक स्थान से जो वो चीन से भारत आया था। तो हमारा ऑप्शन एक होगा वू यंग। ठीक है, वू यंग। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, फाइयान से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पहला नंबर, फाइयान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, फाइयान चीन के किस स्थान से भारत आया था? तो वो यंग नामक स्थान से आया था। फाइयान ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो फो को की लिखी। ठीक है, फो क्यों की लिखी। ठीक है, तो याद रखिएगा, फो क्यों की नामक पुस्तक लिखी। फाइयान चीन से भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय वाला इंपॉर्टेंट है, किसके समय में भारत आया था, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, कूटनीमत के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। ठीक है, कूटनीमत के लेखक दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, कृति कौमुदी के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर देव। ठीक है, उसके बाद है मुरुजुल जहाब के लेखक कौन है? मुरुजुल जहाब के लेखक कौन है? तो अल मसूदी। ठीक है, कौन है? अल मसूदी। और एक बात याद रखिएगा, अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, तो अल मसूदी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष अस्थाई विभाग बना? तो देखिए, ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1906 में बना था। ठीक है, तो 1906 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद है, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिर्देशक किसे बनाया गया? तो एच हर ग्रीव्स को बनाया गया। ठीक है, एच हर ग्रीव्स को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है, किस ग्रंथ में क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पाणिनि का गणपाठ में। ठीक है, पाणिनि का गणपाठ में जो है क्षुद्रकों का जो है उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2, पाणिनि का गणपाठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए, श्रीमद भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि महाभारत में कुल 18 पर्व है। ठीक है, महाभारत में कुल 18 पर्व है, और 18 पर्व में जो छठा पर्व है उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व का ही एक भाग है जिसका नाम है श्रीमद भगवद गीता। ठीक है, तो याद समझ में आ गया। तो श्रीमद भगवद या महाभारत के किस पर्व, यानी कि छठा पर्व भीष्म पर्व का अंश है, यानी कि भाग है। समझ में आ गया। और श्रीमद भगवद गीता को हम लोग स्मृति प्रस्थान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भीष्म पर्व हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नैति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंड
जैसे तीन खंड हो, जैसे हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, ब्रिटिश काल में विभाजित किया। तो एक बात याद रखिएगा कि एक भारतीय विद्वान, भारतीय नहीं थे, ब्रिटिश विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने जिस तरह से आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ब्रिटिश काल का इतिहास, तो प्राचीन काल का जो इतिहास था उसको जेम्स मिल ने हिंदू सभ्यता का नाम दिया है। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास, उसको जेम्स मिल ने मुस्लिम सभ्यता का नामकरण दिया। और एक आता है उसके बाद आधुनिक काल, जिसको जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल का नामकरण दिया। तो जेम्स मिल्स के अनुसार, जो जेम्स मिल है उनके अनुसार इतिहास के तीन कालखंड होते हैं, एक हिंदू सभ्यता, दूसरा मुस्लिम सभ्यता, तीसरा ब्रिटिश काल में विभाजित हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता तथा ब्रिटिश सभ्यता या ब्रिटिश काल में विभाजित किसने किया? तो जेम्स मिल ने। तो जेम्स मिल कहां है? जेम्स मिल ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद निम्नलिखित में से एक निरपेक्ष तिथि निरपेक्ष तिथि विधि नहीं है। तो देखिए, इतिहास के काल निर्धारण की दो विधियां, एक सापेक्ष विधि, दूसरा निरपेक्ष विधि। ठीक है, एक सापेक्ष विधि होता है, दूसरा निरपेक्ष विधि होता है। ठीक है, तो निरपेक्ष विधि में जो है स्तर विज्ञान जो है निरपेक्ष विधि नहीं है। ठीक है, तो कार्बन 14 जो है, इससे कार्बन के द्वारा जो है काल निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये सारे, ये तीनों हो जाएंगे। स्तर विधि जो है, स्तर विज्ञान, ये जो है निरपेक्ष विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, पेलियोबॉटनी का अध्ययन किया जाता है प्राचीनतम वनस्पति का। बॉटनी का मतलब ये होता है तो पेड़ पौधे से संबंधित, तो प्राचीन वनस्पति विज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन पेलियोबॉटनी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है नीति वाक्य मृतम जो है, नीति वाक्य मृतम जो मृतम है, इसकी रचना किसने की? तो सोमदेव ने की। नीति वाक्य मृतम जो रचनाकार है उनका नाम है सोमदेव। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारवी ने क्या लिखा उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पे, देखिए सबसे पहले हम लोग नीति वाक्य मृतम के रचयिता सोमदेव। भारवी ने कृता अर्जुनियम लिखा। ठीक है, कलहन ने राजतरंगिणी, जिसे कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है, और कलहन ने राजतरंगिणी राजा जयसिंह के शासनकाल में जो है लिखा था। ठीक है, इसे प्रथम का क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से जानते हैं राजतरंगिणी को। तो कलहन ने जो क्या लिखा है? राजतरंगिणी। ठीक है, जयदेव ने क्या लिखा? तो गीत गोविंद की रचना की। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर भारवी ने क्या रचा? कृतार्जुनियम। कलहन ने राजतरंगिणी। ठीक है, सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यमृत लिखा। जयदेव ने क्या लिखा? गीत गोविंद लिखा। ठीक है, गीत गोविंद, हाँ यही वाला बताना चाह रहे थे हम। उसके बाद देखिए, इसमें से संस्कृत भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है? सबसे पुराना जो होता है वो होता है वेद। ठीक है, सबसे पुराना है वेद, और वेद की संख्या होती है 4। पुराणों की संख्या होती है 18। और हमारे 2 महाकाव्य है, एक है रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। उसके बाद महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की। तो सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा में वेद लिखा गया। ठीक है, और वेद जो है शाश्वत है, उसको किसी ने नहीं लिखा। इसे अपुरुष के नाम से हम लोग भी जानते हैं वेद को। ठीक है, उसके बाद देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जयदेव ने क्या लिखा था? गीत गोविंद, अबुल फजल, आईने अकबरी, कालिदास, मृच कटिकम। नहीं, मृच कटिकम जो पुस्तक है उसको शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, कालिदास की पुस्तक की नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, भास ने स्वप्न वासव दत्ता लिखा, तो यही वाला नहीं होगा कालिदास का मृच कटिकम, क्योंकि मृच कटिकम पुस्तक शूद्रक की है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मैच नहीं खा रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। ठीक है, कौन थे? कनिंघम थे। और देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ठीक है, और इसके जो है प्रथम डायरेक्टर बनाए गए थे कनिंघम को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनिंघम। कनिंघम के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कौन लिपि? तो ब्राह्मी लिपि। हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो निम्नलिखित में भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि। हाथी गुफा अभिलेख भी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में भारत की प्राचीनतम लिपि ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। हाथी गुफा अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी लिपि में। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो प्राकृत। यहां पर ब्राह्मी लिपि का जिक्र नहीं है, तो प्राकृत है। ठीक है, ऑप्शन भी देख करके मानना, प्राकृत हो या ब्राह्मी हो मार दीजिएगा। तो यहाँ पर प्राकृत है, तो प्राकृत मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व के तृतीय काल के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व के तृतीय काल के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय काल रूप कौन सा है? तो 1944 से 1960। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, 1944 से 1960। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भरत मुनि किसके लेखक है? तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक है। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा, इस नाट्य शास्त्र, ये जो नाट्य शास्त्र है, इसको उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को जो शास्त्र संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। यह शास्त्र संगीत पर आधारित है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। यहां तक क्लियर है? तो निम्नलिखित में से भरत मुनि किसके लेखक है? तो नाट्य शास्त्र के। और नाट्य शास्त्र को जो है शास्त्र संगीत का बाइबल भी कहा जाता है, उत्तर भारत का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए, उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ से संबंधित है। तो बाइबल किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया आपको, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से क्रिश्चियन टोपोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कॉस्मोस। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक है कॉस्मोस। कॉस्मोस ऑप्शन नंबर सी ए 3 कॉस्मोस। ठीक है, अब देखिए, सिक्कों के निम्नलिखित प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्का आहा सिक्का, पंचमहाल सिक्का आया। ठीक है, उसके बाद उत्कीर्ण किए गए ढलवा सिक्के आए, उसके बाद उत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के आए, उसके बाद उत्कीर्ण जो है डाई स्टॉक सिक्के। तो कई तरह के
सबसे पहले आएगा पंचमार सिक्का भारत में पाया गया, ठीक है। उसका अनि उत्कीर्ण माने अनुत्कीर्ण, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई उत्कीर्ण नहीं था, इसीलिए अनु उत्कीर्ण ढलवा सिक्का आया, ठीक है। उसके बाद अनु उत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के आए, उसके बाद उत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के आए। तो सबसे पहले क्या आएगा, आहत सिक्का। भारत में सबसे पहले कौन सा सिक्का हमें प्राप्त हुआ है, तो आहत सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तो हमको देखना होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए एक नंबर में ऑप्शन नंबर सी है, यहां भी ऑप्शन नंबर सी है। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा तो उसके बाद देखना होगा। उसके बाद आया अनुत्कीर्ण ढलवा सिक्का, ठीक है। अनुत्कीर्ण मतलब किसी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा हुआ था, इस तरह के ढलवा सिक्के आए। तो अनुत्कीर्ण ढलवा सिक्का, देखिए अनुत्कीर्ण ढलवा सिक्का डी, यहां भी डी है, यहां डी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आ सिक्का हो गया, उसके बाद अनुत्कीर्ण ढलवा सिक्का हो गया। उसके बाद आएगा अनुत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के, अनुत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के बी नंबर, बी नंबर। उसके बाद उत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा, सी डी बी ए। देख लीजिए यहाँ पे दिया आहत पंचमार सिक्का, हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में सबसे पहले पंचमार सिक्का, क्यों इसका नाम जो है पंचमार को आहत सिक्का बोलते हैं, क्योंकि इसे पीट पीट के बनाया जाता है, इसलिए इसे आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लेख लिखा हुआ नहीं मिलता है, यह राज्य के द्वारा ही जारी किए जाते थे। हाँ, इसमें किसी भी चीज के प्रतीक चिन्ह पाए जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का राजा का लेख वगैरह नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आया अनुत्कीर्ण ढलवा सिक्का, उसके बाद अनुत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के, उसका उत्कीर्ण डाई स्टॉक सिक्के। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी बी ए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आया कौन, तो टेसियस का इंडिका। टेसियस का इंडिका जो पुस्तक है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की पुस्तक है। तो 2 नंबर देखना है, तो ए का 2, ए का 2, ए का 2, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइयान ने कब लिखा, तो फाइयान 399 से 414 ईस्वी। उसके बाद इसिंग, इसिंग को ही इजिंग के नाम से ही जानते हैं, तो इसिंग, इसिंग ने पुस्तक लिखा है 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी। अलबरौनी 11वीं शताब्दी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, देखिए टेसियस का इंडिका 4वीं शताब्दी, फाइयान 399 से 414 ईस्वी, इजिंग यानी इसिंग 7वीं शताब्दी, अलबरौनी 11वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर ए का ए का 2, बी का 1, सी का 3, 4 का डी। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंच मार्क सिक्के सबसे पहले भारत में पाए गए, बिल्कुल सही है। भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीनतम सिक्का, सबसे पहला सिक्का पंचमार्क सिक्का, ठीक है। ऐसे सिक्के जिन पर, ऐसे सिक्के जिन पर उन्होंने जारी किए करने वाले शासकों का नाम नाम तथा चित्र छपा होता था, सर्वप्रथम गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि किसी भी सिक्के में जो है इस तरह के सिक्के में किसी प्रकार का गुप्त साम्राज्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए कुषाण नरेश ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। मैंने आपको बताया था कि कुषाण शासक थे जिन्होंने सबसे अधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। कुषाण काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, और गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु वो अशुद्ध सोना था, ठीक है। गुप्त काल में अशुद्ध सोना था, परंतु सोने की संख्या ज्यादा थी। गुप्त काल में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में थे, परंतु वह अशुद्ध सोना था। उसका भारत ग्रीक सिक्के परवर्ती शासकों के लिए
आदर्श बना दिए गए हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सी सही होगा और डी सही होगा। तो ए सी डी, तो ए सी डी है हमारा 2 नंबर में, ए सी डी यही सही होगा। ठीक है, ए सी डी सही, बी नंबर नहीं होगा। उसके बाद देखिए अलबरूनी की, उसके बाद है अलबरूनी की कृतियां इतिहास के निम्नलिखित वर्गों में किसमें अपना अद्वितीय स्थान रखती है? तो ये हो जाएगा अंतर सभ्यता संवाद। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा, अंतर सभ्यता संवाद। ठीक है, उसके बाद भारतीय साहित्य स्रोत के रोमिला थापर द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सन्निहित इतिहास के वर्ग में आता है? तो देखिए मिथक आता है, इतिवृत्त आता है, महाकाव्य आता है यानी कि ईपिक आता है, वंशावली आती है। तो ये चारों ही आता है, इसीलिए यहां पर देखिए स्टार मार्क लिखा हुआ है, कोई नहीं, ये चारों ही होगा। ठीक है, तो चारों सही है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है? तो देखिए बौद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन कौन नहीं है, तो इसको जानिए। देखिए सूत पिटक बौद्ध धर्म है, जातक बौद्ध धर्म है, ठीक है, मिलोंद पन्नो ये बौद्ध धर्म नहीं है, अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म। तो सूत पिटक, जातक और अभिधम पिटक जो है ये तीनों बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन मिलोंद पन्नो ये नहीं है। मिलिंद पन्नो जो है ये वार्तालाप की पुस्तक है। इसमें जो है, इसमें नाग, ये जो मिलोंद पन्नो है ये नागसेन के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, यह नागसेन कौन थे? तो बौद्ध भिक्षुक थे, उसके द्वारा लिखित यह पुस्तक है। इसमें जो है इंडो ग्रीक के शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के वार्तालापों का वर्णन इस मिलोंद पन्नो में किया गया है। ठीक है, तो मिलिंद पन्नो क्या है? तो ये जो है मिनांडर तथा नागसेन के वार्तालाप का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। ये नागसेन के द्वारा रचित पुस्तक है। नागसेन कौन है? तो बौद्ध भिक्षुक है। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो मिलिंद पन्नो हो जाएगा। मिलिंद पन्नो समझ में आया ना? मिलिंद पन्नो बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, मिलिंद पन्नो में। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें। उसके बाद देखिए अभिलेखों के विन्यास और इसके मतलब सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो अभिलेखों के विन्यास और इसके क्षेत्र से यह संकेत करने हैं कि यहाँ कोई प्राचीन रंगशाला थी। तो यह सूची, इसको इससे मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीता बेगना। ठीक है, ये स्टेटमेंट सीता बेगना का है। ठीक है, वे स्वाभाविक रूप से शासकों की उपलब्धियों का अति अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रशस्तियां। ठीक है, उसके बाद उस काल के शिलालेख में कठोर कराधान तथा अन्य आकर्षकों के विरुद्ध, किसान के विरुद्ध का उल्लेख मिलता है। तो राजराजातित्य के द्वारा। उसके बाद यहां पर है इसके अनेक शास्त्रीय रागों में जो है संगीत स्वरों की जानकारी मिलती है। तो ये हो जाएगा कुडू मियाम लई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो देखिए एक का 1, बी, सी, डी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न नेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है।
आगे की वीडियो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि इतिहास विषय में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और यह पुस्तक मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आप टेंशन ना ले, यह पुस्तक आपको पूरा मैं सॉल्व करूंगा। जो इस पुस्तक को परचेस कर सकते हैं, या पुस्तक को अगर आप परचेस किया या खरीद लिए हैं तो भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आपको YouTube के माध्यम से, यानी कि मेरे के द्वारा या मेरे चैनल में, आपको यह पूरा का पूरा वीडियो अप टू डेट कर्मागत ढंग से आपको सीक्वेंस में मिलता रहेगा वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।